हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है बाल विकास। आज हम 20 सितंबर 2015 का प्रीवियस पेपर हल करेंगे बाल विकास का। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने की। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए शिक्षार्थियों का सहयोगी। सहयोगी की, मार्गदर्शन की, समस्या समाधानकर्ता की। ये सब दोस्तों शिक्षक की भूमिका है, ठीक है ना। इनसे अलग जो है एक है सुगमकर्ता की, ठीक है ना। बच्चे को केवल शिक्षक को रास्ता दिखाना है, उसको इशारा देना है, हिंट्स देना है, बाकी बच्चा ज्ञान को खुद करके हासिल करेगा, खुद करके सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सुगमकर्ता की। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लाब्धि होती है, उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो 130 प्लस होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 130 प्लस होता है। और दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वे पूरी दुनिया में मात्र 1% होते हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया के लोगों में 1% लोग जो होते हैं वे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान में रुचि होती है इन बच्चों की। खतरा उठाने की आदत, सकारात्मक सोच, नेतृत्व की भावना, सीखने को हमेशा तत्पर रहते हैं, चुनौती ना मिलने पर ऊब जाते हैं, तो दोस्तों इनको शिक्षक को भी ऐसा कार्य देना पड़ता है कि चुनौतीपूर्ण कार्य, ठीक है। अगर इनको चुनौतीपूर्ण कार्य, हार्ड कार्य या कठिन कार्य नहीं मिलता है तो ये ऊब जाते हैं, ठीक है। और इनकी उच्च तर्क शक्ति होती है, उच्च तर्क शक्ति, विशाल शब्दकोश, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं ये बच्चे। ये सब दोस्तों जो मेन हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं, और भी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। इनमें जो है बच्चों में इसके अलावा मतलब पढ़ाई के अलावा इन बच्चों की जो है खेल में, संगीत में, अभिनय में रुचि रहती है। इनकी उच्च बुद्धि लाब्धि रहती है, उच्च आत्म क्षमता रहती है, ठीक है ना। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करते हैं, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्चतर मतलब उच्च श्रेणी की। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है वो है निम्न औषधीय, मतलब कम मानसिक प्रक्रियाएं, कम श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, निम्न श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों क्या है? ये सब प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं, और जो मैंने बताई ये सभी।
कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चे की जो आयु होती है दोस्तों वो होती है 3 से 10 वर्ष तक। और दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर ये कौन सा स्तर है? नैतिक विकास के सिद्धांत का ये पहला ही स्तर है, ठीक है ना। पूर्व परंपरागत या पारंपरिक स्तर जो है ये नैतिक विकास के सिद्धांत का पहला स्तर है। इसमें बच्चे की उम्र 3 से 10 वर्ष होती है और इस स्तर के 2 चरण होते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया ना हर स्तर पर 2 चरण है। तो इस स्तर का जो पहला चरण है वो है दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन। दूसरा है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। तो दोस्तों जो नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर यानी पहले स्तर की जो विशेषता होती है वो होती है दंड एवं आज्ञा पालन और यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। ये 2 चरण हैं इसके, ठीक है। तो कोई भी बच्चा नैतिक निर्णय लेते समय किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चरण के अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चे को कुछ भी गलत सही नहीं लगता है। बच्चे को लगता है कि सिर्फ मुझे वो काम नहीं करना है जिसके लिए मुझे दंड मिले, ठीक है ना। ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है जिसके लिए मुझे सजा मिले या कोई दंड मिले, ठीक है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है? देखो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है एक दूसरे से अलग होना, मतलब 2 व्यक्तियों का किसी कारण से अलग होना, है ना, उनमें अंतर होना, ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। देखो पूरी दुनिया में कभी भी कोई 2 लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगर वे बच्चे जुड़वा भी है ना तो भी वे बच्चे अलग ही होंगे, ठीक है ना। तब भी वे बच्चे जो हैं एक समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर पाई जाएगी। जैसे शरीर में अगर मान लो वे सिकल सूरत में एक हैं या शारीरिक रूप से एक हैं तो हो सकता है वे संवेगात्मक रूप से अलग हो या मानसिक रूप से अलग हो। किसी बच्चे की बुद्धि ज़्यादा हो, दूसरे बच्चे की कम हो, ठीक है ना। संवेगात्मक रूप से मतलब भावात्मक रूप से किसी बच्चे में प्रेम ज़्यादा हो, किसी में घृणा ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा हो, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब अंतर होते हैं। अंतर है मतलब 2 व्यक्तियों में एक दूसरे से अलग होने का अंतर है ये। इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। और दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चों का गुण है, ये सकारात्मक पॉइंट है, ध्यान रखना। ये बच्चों का एक गुण है और ये हर किसी में पाई जाती है। दुनिया के हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना। तो कभी भी 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिले कि सभी बच्चों को एक समान अधिगम देना, एक समान गति से अधिगम कराना, तो ये नकारात्मक होगा। ऐसा मत सोचना कि एक शिक्षक सभी बच्चों को एक समान गति से अधिगम करा रहा है तो ये पॉजिटिव है, नहीं। क्योंकि देखो एक कक्षा में है ना अलग अलग बच्चे होते हैं। कोई प्रतिभाशाली बच्चा होता है, कोई सामान्य बच्चा होता है, कोई मंदबुद्धि बच्चा होता है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई बहुत ज़्यादा देर से सीखता है, लेकिन सीखते सभी हैं। तो एक समान गति से अधिगम पर कभी भी बल नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों के अनुसार अधिगम को कराना चाहिए, ठीक है। और रही याद करने वाले की बात कि मैंने आपको बताया है याद करने वाला कोई सा भी ऑप्शन हो, कंठस्थ करने वाला, रटना मारने वाला कोई सा भी ऑप्शन हो, वो हमारा बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाता है। कलन विधि का अधिकतर प्रयोग ये भी गलत हो जाता है। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना ये भी गलत हो जाता है। लेकिन अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना बच्चों के अनुसार,
बच्चों के अनुसार ही शिक्षण विधि होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। दोस्तों सभी बच्चे एक ही शिक्षण विधि से अधिगम को ग्रहण नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, कोई बच्चा तेज होता है पढ़ने में, कोई कम होता है, कोई सामान्य होता है, तो सभी बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां होती हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। दोस्तों विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट सिद्धांत बता देता हूं, जैसे असमान गति का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलाकार का सिद्धांत, और है सरल से जटिल का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, और दोस्तों बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन ये कुछ मेन है। मैंने आपको अपनी वीडियो में इन सभी सिद्धांतों के बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो सॉरी, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल, ये अंतः संबंध के सिद्धांत से संबंधित है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सभी विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। देखो मैंने अधिगम के बारे में पहले भी बताया था कि सभी बच्चे एक ही समय में एक ही अधिगम को या एक ही ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा सकते, ठीक है ना। वो कुछ ना कुछ लेट सवेर जरूर होगा, उनमें आगे पीछे जरूर होगा। तो ये होता है असमान गति का सिद्धांत, ठीक है। असमान मतलब अलग अलग गतियों का सिद्धांत। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, यही ऑप्शन नंबर 3 जो है यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। दोस्तों आकलन का मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है ना, किसी भी बच्चे के बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना ही आकलन कहलाता है। उसकी कमी, दोष, उसकी खूबी, उसके गुण, उसकी रुचि, ये सब क्या होता है, ये सब आकलन कहलाता है। ठीक है, तो आकलन का जो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों क्योंकि आकलन क्या होता है, आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं और सामग्री को सुधार करना होता है। ठीक है ना, इसका सामग्री का सुधार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? अभिसारी चिंतन, संवेदिक चिंतन, अहमवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। दोस्तों सबसे पहले ये जानिए सृजनात्मकता होती क्या है। देखो सृजनात्मकता होती है किसी भी चीज को नया करना, कुछ भी नया आविष्कार करना, नया करना, या पहले से किए गए कार्य को और बेहतर तरीके से करना और कम समय में करना, यही सृजनात्मकता कहलाती है। या फिर कहें सामान्य अर्थ में कह सकते हैं परंपरा से कुछ भी अलग कर देना,
कुछ नया कर देना सृजनशीलता है। जैसे कोई नया विचार देना, कोई नई वस्तु बना देना, या किसी कार्य को एक नए तरीके से और पहले से बेहतर तरीके से करना, ये सब सृजनशीलता या सृजनात्मकता कहलाती है। दोस्तों सृजनात्मकता के तत्व हैं, ये किसने दिए हैं सृजनात्मकता के तत्व? तो ये दिए हैं पॉल टोरेंस ने। कौन कौन से हैं इनमें? सबसे पहला है धारा प्रवाह, लचीलापन, तीसरा है मौलिकता, चौथा है विस्तारण। ये क्या है दोस्तों? ये सब सृजनात्मकता के तत्व हैं। ये किसने दिए? पॉल टोरेंस ने दिए। ठीक है, 4 तत्व हैं। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह का मतलब होता है बिना रुके सोचना, ठीक है ना। लचीलापन, लचीलेपन का मतलब होता है कहीं पर भी अपना समायोजन कर लेना, कहीं पर भी घुल मिल जाना। मौलिकता, मौलिकता का मतलब होता है किसी की नकल ना करना, अपने आप से ही कुछ नया विचार देना या नया काम कर देना, ठीक है। और विस्तारण होता है दोस्तों अपने विचार की व्याख्या कर देना या अभिव्यक्ति कर देना ही सृजनात्मकता कहलाती है। और दोस्तों मैंने चिंतन के बारे में बताया है आपको, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में। अपसारी चिंतन वाले जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर कैसे होते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं वे, और उनके उत्तर निश्चित होते हैं, मतलब रटे रटाए उत्तर होते हैं अभिसारी चिंतन में। जैसे हम पूछने लगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। जो सभी बच्चों का एक ही जवाब होगा, ठीक है ना। क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सभी बच्चे एक ही जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि ये जवाब गलत होगा, जवाब सही होगा, लेकिन सभी बच्चों का जवाब एक होगा। लेकिन अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन वाले प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है? प्रश्न सभी बच्चों के, प्रश्न तो एक होता है लेकिन सभी बच्चों का उत्तर अलग अलग होता है और सभी का सही होता है। जैसे अब मैं कहूं 10 जो है किन 3 संख्याओं का योग है? तो दोस्तों इसके अलग अलग आंसर मिलेंगे, ठीक है ना। ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। देखो यहां तरीका अलग है, ठीक है ना, तरीका अलग है लेकिन आंसर बिल्कुल राइट आ रखा है। भाई 10 किन किन संख्याओं का योग है? तो 10 5 4 1 संख्या का योग है। सभी बच्चों के आंसर जो हैं अलग अलग हैं लेकिन उत्तर क्या है? सभी के सही हैं। तो इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन, और ये सृजनात्मकता के साथ संबंधित होता है, अंत संबंधित होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों बच्चे जब ही सीखते हैं कि जब उनको पुरस्कार दिए जाएं, आकर्षक पुरस्कार नहीं दोस्तों। पुरस्कार से बच्चों का पुनर्बलन होता है, मतलब बच्चों का विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है ना। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। दोस्तों नहीं, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों बच्चे क्या हैं? बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं बच्चे, ठीक है ना। और मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, कहीं पर भी दंड देना, मारना, पीटना, सजा देना, अभिभावकों से बच्चों की शिकायत करना या प्रिंसिपल से बच्चों की शिकायत करना, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो गलत होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन वाइगोत्स्की के माध्यम से बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, है ना, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सामाजिक अंतःक्रिया होती क्या है? देखो अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे से किसी समस्या पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ये कहलाती है अंतःक्रिया,
ठीक है। तो वाइगोस्की ने समाज पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, सामाजिक संस्कृति पर, सामाजिक अंत्यक्रिया पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखता है। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जयो की तयो प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखो, बच्चे खाली बर्तन के समान नहीं होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा हो, नहीं। बच्चे खुद अपने मन से अपने तर्क करके सोचते हैं और अपने विचारों को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब उनको वे विचार अच्छे लगते हैं या भा जाते हैं। ऐसा नहीं है जबरदस्ती से उनके माइंड में कुछ भी भर दिया जाए और वे भर लेंगे, ठीक है। बच्चे निष्क्रिय जीव नहीं होते हैं दोस्तों, बच्चे सक्रिय खोजबीन करता होते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंट के सक्रिय खोजबीन करता होते हैं बच्चे, और जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत मतलब एनवायरमेंट, ठीक है ना, वातावरण को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। दोस्तों, दंड ना देता हो ये तो अच्छी बात है, बस शिक्षक का सौम्य होना जरूरी है, ठीक है ना, और दंड भी नहीं देना चाहिए शिक्षक को, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन बच्चे तब त्रुटि करते हैं जब शिक्षक जो है सौम्य हो और उन्हें त्रुटियों करने पर दंड ना मिलता हो। यार इसका मतलब है इस ऑप्शन का कि बच्चे अगर त्रुटि करें तो उनको दंड देना चाहिए, है ना दोस्तों। ये गलत, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। दोस्तों, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, दोस्तों गलत। बच्चे असावधानी के कारण जो है त्रुटियां नहीं करते हैं, ये एक नियम होता है, ये भी एक है ना, आपने सुना होगा त्रुटि एवं प्रयास का नियम। बच्चे त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं, गलतियों के माध्यम से सीखते हैं, है ना। पहले किसी कार्य को करते करते गलत करेंगे, फिर सही करेंगे, गलत करेंगे, सही करेंगे, और एक समय आएगा बच्चे जो हैं उस गलती का पूरी तरह से सुधार करके उसको बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। अगर कोई बच्चा कक्षा में त्रुटियां करता है तो ये पॉजिटिव है, या इसका मतलब है बच्चा सीखना चाह रहा है इसलिए गलती हो रही है, लेकिन अभी बच्चे की समझ में नहीं आया, लेकिन बच्चा अंदर से अभी प्रेरित है उस चीज को सीखने के लिए, उसमें रुचि ले रहा है, इसीलिए तो त्रुटि कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वह अनुभव करे कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। दोस्तों बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, है ना। बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आए, शिक्षक को उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका सम्मान, उसकी संस्कृति का, उसकी भाषा का, उसकी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और उन्हें संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। दोस्तों नहीं, अगर एक दूसरे की बच्चों की तुलना की जाएगी ना तो बच्चों में इससे हीन भावना पैदा हो जाती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मदों को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल। लेकिन अपना अगला ऑप्शन भी देखते हैं। कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। दोस्तों, कड़े नियम बनाना, अनुशासन में बच्चों को रखना, उन्हें मारना, पीटना, दंड देना, सजा देना, उनकी कंप्लेन करना, उनकी शिकायत करना, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और विविध का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग, ठीक है ना। तो दोस्तों अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, ठीक है ना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है।
जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी रिक्त स्थान में विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर, मूल्यों। तो दोस्तों ये उनकी अधिगम शैली है, उनके पढ़ने का तरीका है, उनके सीखने का तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम शैली। यह उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है, मतलब उनकी अधिगम शैली अलग अलग है। विभिन्नता का मतलब होता है अंतर होना दोनों में, ठीक है ना। तो उनमें क्या अंतर है, उनकी अधिगम शैली में अंतर है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हें उन बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। दोस्तों नहीं, ठीक है ना। ये तो एनसीएफ 2005 ने भी कहा है, पहली से 5वीं तक की जो बच्चों को शिक्षा दी जाए वो बच्चों की मातृभाषा में दी जाए, ठीक है ना। जिस भाषा को भी बच्चा जानता है, जो घर में बोली जाती है उसको मातृभाषा बोलते हैं, तो उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ठीक है। अगला है हमारा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने बताया ना, सभी बच्चों की मातृभाषा का शिक्षक को सम्मान करना चाहिए और मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जिस बच्चे की मातृभाषा हो उसको उसी मातृभाषा में शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। दोस्तों ऐसा कहाँ कहा गया है कि बच्चों को अपनी भाषा पर बोलने के लिए दंड दिया जाए, है ना, बिल्कुल नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना, पहली से 5वीं तक जो है एनसीएफ 2005 ने भी कहा है, बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो उनकी मातृभाषा में दी जाए, उनकी मातृभाषा का सम्मान किया जाए, ठीक है दोस्तों, ना कि उनको मातृभाषा बोलने पर दंडित किया जाए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब बोलना, अपने विचारों को प्रकट करना, अपनी बातों को कहना, ये होता है अभिव्यक्ति, ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा में ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे और अपनी बातों को कहे। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। जो है दोस्तों जैविकीय, ठीक है ना। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से अभिप्राय है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, ठीक है ना। प्रकृति क्या होती है? जैविकीय, जबकि पोषण क्या होता है? वंशानुक्रम। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। दोस्तों समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण का मतलब होता है जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ के नियमों का पालन करना और अच्छे व्यवहार में रहना, ठीक है ना। वांछनीय व्यवहार में रहना, अच्छे व्यवहार में रहना, अच्छे नियमों का पालन करना। जो समाज के द्वारा बनाए गए वांछनीय नियम है, अच्छे नियम है, उनका पालन करना ही समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। जिससे हम एक समाज के अच्छे सदस्य यानी योग्य सदस्य बन जाते हैं। हम क्या है दोस्तों, या कोई भी व्यक्ति चलना, बोलना, खाना और कपड़े पहनना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रियाएं कहाँ से सीखता है? ये सब समाज से सीखता है, ठीक है। कहाँ से सीखता है? ये सब समाज से सीखता है और यही समाजीकरण कहलाता है। लेकिन दोस्तों नशा करना, झूठ बोलना, ठीक है ना, कोई भी गलत कार्य करना, ये सब समाजीकरण में नहीं आते हैं, ये सब समाजीकरण का हिस्सा नहीं है। दोस्तों समाजीकरण के बारे में सभी ऑप्शन जो है ठीक है, लेकिन हमें जो है जनसंचार माध्यम समाजीकरण
को माइंड में रखते हुए हमें जो है इसका उत्तर देना है, ठीक है ना। ये सब समाजीकरण की एक संस्थाएं होती हैं, जनसंचार माध्यम, परिवार, समाज, पास पड़ोस, विद्यालय, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब समाजीकरण की संस्थाएं हैं जहाँ से बच्चे समाजीकरण सीखते हैं या समाज के नियम और तौर तरीकों को सीखते हैं। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जनसंचार माध्यम समाजीकरण, ठीक है ना। तो हमें जो है जनसंचार माध्यम समाजीकरण के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना है। और दोस्तों पहला जो हमारा ऑप्शन है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, नहीं दोस्तों। परिवार से समाजीकरण की शुरुआत होती है। परिवार समाजीकरण की पहली संस्था है। कौन सी है पहली संस्था या पहली एजेंसी? कौन कौन है? परिवार, जहां से बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है, ठीक है। और ये कौन सी संस्था है? ये अनौपचारिक संस्था होती है, अनौपचारिक संस्था होती है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों। जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, हमें नेगेटिव ऑप्शन चुनना है दोस्तों। बच्चे तब सीखते हैं जब वह संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है, मतलब राइट नहीं, हमारा पॉजिटिव आंसर है, लेकिन हमें जो है नेगेटिव आंसर चुनना है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चे बहुत तरीकों से सीखते हैं, सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, है ना, स्वयं से प्रेरित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, नहीं दोस्तों, बच्चे समाज में सीखते हैं, घर से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है ना। और हमें जो है गलत ही ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करके। दोस्तों दंड बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, इसको तो देखते ही काट देना। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। बिल्कुल गलत दोस्तों, है ना। पूरी कक्षा के लिए मानक मतलब एक नियम, एक तौर तरीका बना दिया गया है और सभी बच्चे उसको उस पर जो है अमल करेंगे, ठीक है, ये सभी बच्चों पर लागू होगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत होता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत या नियम, कोई भी ऐसा नियम हो, कठोर हो, सजा देने के लिए हो, ऐसा कोई नियम हो, मानदंड हो, वो सब हमेशा नेगेटिव होता है ना, नकारात्मक होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। दोस्तों अधिगम का उद्देश्य या फिर शिक्षक जब बच्चे को पढ़ाता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चा अधिगम में या कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाए। उसका मतलब होता है बच्चा ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करे, ठीक है ना, ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करे, ना कि अंक लाने से अधिगम का कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है ना। अंक लाना, ग्रेड लाना, फर्स्ट आना, ये सब जो है नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो दोस्तों समाजीकरण का जो सबसे पहला कारक है, सबसे प्रमुख कारक है, जो सबसे मेन कारक है, वो है परिवार, ठीक है ना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, परिवार। परिवार समाजीकरण को प्रभावित करने वाला सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारक है, ठीक है ना। परिवार सबसे पहला और सबसे प्रमुख अनौपचारिक कारक है। कौन सा कारक है? अनौपचारिक, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक कारक है। और दोस्तों विद्यालय, अगर यहाँ पर विद्यालय होता
विद्यालय भी समाजीकरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है, लेकिन ये औपचारिक कारक है। कौन सा? औपचारिक। लेकिन सबसे मेन और मुख्य कारक क्या है? परिवार। दोस्तों समाजीकरण को प्रभावित करने वाले और भी कारक हैं, जैसे सहयोग, समानता, निर्भरता, समूह भावना, अधिकार भावना, एकता। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और दोस्तों संचार माध्यम, अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा हमने संचार माध्यम। संचार माध्यम कौन सा कारक है समाजीकरण को प्रभावित करने वाला? अनौपचारिक कारक है, और सभी अनौपचारिक कारकों में सबसे प्रमुख कारक है। मतलब प्रमुख नहीं, सबसे मेन कारक है। एक तरह से कह सकते हैं अनौपचारिक कारक मतलब सभी कारकों में समाजीकरण की प्रक्रिया में जो सबसे भारी प्रभाव छोड़ता है वो है संचार माध्यम। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। दोस्तों कभी भी एक शिक्षक का उद्देश्य ये नहीं होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे पर हावी हो, ठीक है ना? बिल्कुल गलत। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है वो है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वाइगोस्की के अनुसार है, ठीक है ना? क्योंकि वाइगोस्की ने कहा है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है जब समूह में कोई बच्चे को समस्या दी जाए या कोई काम दिया जाए या कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो सभी बच्चे उसको मिलजुल कर तैयार करते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं उस समस्या पर, उस प्रोजेक्ट पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना? विचार विमर्श करते हैं, तर्क करते हैं, आपस में एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो वो अधिगम सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर होता है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा रिक्त स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, गति समन्वयन अक्षमता डिस्प्रेक्सिया, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। दोस्तों अगर किसी बच्चे को लिखने में कठिनाई आ रही है, लेखन संबंधी विकार है, तो उसको डिस्ग्राफिया होगा। या डिस्ग्राफिया जिससे संबंधित है, किससे संबंधित है? लेखन अक्षमता से संबंधित है। गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, अगर किसी बच्चे को गणितीय संक्रिया करने में, जोड़ भाग गुणा करने में कठिनाई आ रही है तो उसको क्या होगा? उसको डिस्कैलकुलिया होगा। या डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? तो गणितीय अक्षमता से, गणितीय विकार से संबंधित है। और गति समन्वयन अक्षमता डिस्प्रेक्सिया से संबंधित है। लेकिन दोस्तों कोई बच्चा अगर पढ़ने में समझने में कठिनाई महसूस कर रहा हो तो उसको डिसलेक्सिया होता है, ठीक है ना? पठन अक्षमता, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या फिर जन्म से 1 वर्ष। तो दोस्तों शैशव काल की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। और दोस्तों शैशव काल में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र मतलब तेज गति से होता है।
दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है और उनकी तैयारी भी कराई जाती है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों हमारा शैशव काल की अवधि कितनी है? जन्म से 2 वर्ष तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके उन्होंने 4 चरण बताए थे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था है वो है संवेदी गतिक अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है दोस्तों। और इसमें बच्चे की उम्र कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष तक। चौथी अवस्था है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है 11 से 15 या 16 वर्ष तक। तो जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में आएगा? 2 से 7 वर्ष का बच्चा आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, साधारण से आसान की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो दोस्तों विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसके बारे में मैंने विकास के जो भी सिद्धांत थे मैंने आपको उन सभी के बारे में वीडियो में अपनी डिटेल से बताया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है क्योंकि मानसिक तथा गतिक अनुक्रियाएं जो अनुक्रियाएं होती हैं, गतिक अनुक्रियाएं होती हैं, मानसिक अनुक्रियाएं होती हैं, उनमें सामान्य क्रियाएं पहले होती हैं और विशिष्ट क्रियाएं बाद में होती हैं। इसलिए विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सहयोग देना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। आत्मसातकरण, समायोजन, अह केंद्रीयता, अनुकूलन। दोस्तों स्कीमा होता क्या है? देखो बच्चा केवल योजना को समझता है, ठीक है ना। बच्चा ना केवल योजना को समझता है बल्कि सभी अलग अलग सूचनाओं को दिमाग के सभी अलग अलग खानों में रखता है, ठीक है ना। अलग अलग सूचनाओं को दिमाग के अलग अलग खाने में रखता है। इसी व्यवस्थित क्रम को रख की मतलब जो एक उसका व्यवस्थित क्रम है जो उसने अपने माइंड में बनाया हुआ है, अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग खानों में रखने का, इसी व्यवस्थित क्रम को स्कीमा कहलाते हैं। अब स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों समायोजन। समायोजन का मतलब होता है पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण जो विरोधाभास की स्थितियां होती हैं और उसके बाद एक नई जानकारी उभर कर आती है, उसको बोलते हैं समायोजन। जैसे बच्चा क्या है, शुरू में कोयल देखता है या कौवा देखता है और बाद में कोयल देखता है। अब वो देखता है कि ये दोनों काले हैं, ठीक है ना, दोनों काले हैं, तो उसमें विरोध होता है, नहीं है तो ये अलग लेकिन इनका रंग काला है। उसमें जो उनके विचारों में विरोधाभास होता है,
दोनों तरफ से कि ये कौवा ही है, दोनों कौवा ही हैं या कुछ और है, अलग अलग है। ये जो विरोधाभास हो रहा है और उसके बाद एक नई जानकारी निकल कर आती है, जैसे कौवा बोलता है काऊ काऊ और कोयल बोली कूकू, तो उसने क्या काम करा, आवाज के आधार पर दोनों में अंतर कर लिया, ठीक है ना, दोनों में अंतर कर लिया। तो यहाँ एक नई जानकारी निकल कर आई, ये कौवा है, ये कोयल है, इसी को समायोजन कहते हैं। दोस्तों अनुकूलन, अनुकूलन को दो भागों में बांटा गया है, एक है आत्मसातीकरण, दूसरा है समायोजन, ठीक है ना, एक है आत्मसातीकरण, दूसरा है समायोजन, यही अनुकूलन के पार्ट होते हैं दो। तो दोस्तों आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण क्या कहलाता है, सूचना को अपने हिसाब से ढालना, यानी स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातकरण। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, आत्मसातकरण। मध्य बाल्यावस्था में भाषा रिक्त स्थान के बजाय रिक्त स्थान अधिक है, सामाजिकृत के बजाय अकेंद्रित, जीववादी के बजाय सामाजिकृत, परिपक्वता के बजाय अपरिपक्व, अकेंद्रित के बजाय सामाजिकृत। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अकेंद्रित होती है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, बाल्य अवस्था में है, तो अभी बच्चे का पूरा समाजीकरण नहीं हो पाया है, इसीलिए उसकी भाषा जो है अकेंद्रित है बजाय समाजीकृत के। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठाना, परिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चे को केंद्र मानकर अधिगम कराना, बच्चे के अनुसार बच्चे को शिक्षा देना, बच्चों की ग्रहण शक्ति उनकी क्षमता के हिसाब से उनको कार्य देना, ये सब क्या है, ये सब बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जो बच्चों के खिलाफ हो, ठीक है, जो बच्चों के पक्ष में ना हो, बच्चे के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चे के अनुसार ही विषय वस्तु का स्वरूप होना चाहिए, शिक्षण विधियां भी बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है, यही बाल केंद्रित शिक्षा का नियम है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है कि बच्चों को एक कोने में बैठा दो, दोस्तों नहीं, गलत बिल्कुल। बच्चे को गतिविधि आधारित अधिगम दो ताकि बच्चा उसमें रुचि लेके अधिगम को ग्रहण करे, ठीक है ना, सक्रिय रहकर अधिगम को ग्रहण करे। प्रबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी गलत है। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते, दोस्तों ये भी गलत है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, हस्तपरक मतलब बच्चा खुद करके सीखेगा, अपने आप अधिगम को ग्रहण करेगा, खुद गतिविधि आधारित शिक्षण जब उसे दोगे सॉरी, तो बच्चों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है ना, जो बाल केंद्रित शिक्षा में, ताकि बच्चा क्या करे, खुद करके सीखे, अपने आप कार्य करके सीखे। और शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक मार्गदर्शक की, एक सुगमकर्ता की। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में रिक्त स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, स्थानिक। दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है, इन्होंने ही बुद्धियों के भेद बताए थे, जैसे संगीतीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और थी प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि,
अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने कीबोर्ड पर मधुर संगीत बजा रहा है, ठीक है ना, खुद का तैयार किया हुआ। तो उसमें कौन सी बुद्धि हो सकती है, तो दोस्तों उसमें होगी संगीत में बुद्धि। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, संगीत में बुद्धि। ठीक है, गीतकार, संगीतकार, गायक, इनमें क्या होती है, इनमें संगीत में बुद्धि होती है। जबकि भाषाई बुद्धि दोस्तों लेखकों में, उपन्यासकार में, नेताओं में, झूठ मूठ का मुद्दा बनाने वालों में भाषाई बुद्धि होती है। और स्थानिक बुद्धि होती है दोस्तों मूर्तिकार में, चित्रकार में, नक्शा बनाने वालों में, राजमिस्त्रियों में, इन सब में स्थानिक बुद्धि होती है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि वह स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, नीतिपरक। दोस्तों कभी भी सीटेट में दो ऑप्शन जो हैं अगर एक जैसे हों तो वे दोनों ही गलत होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, सही दृष्टिकोण वाला, शिक्षाप्रद, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये दोनों कट जाते हैं। और ये तीसरा नीतिपरक, ये भी इससे मेल खाता है, तो हमारा ये भी कट जाएगा। ठीक है ना, इन सब का मतलब है कि शिक्षक जो है एक सबको सामान्य रूप से देखता है, समान रूप से देखता है, लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करता है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह क्या दर्शाता है, यह लिंग जेंडर या लिंग रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपाती रवैया अपनाता है। ठीक है ना, वो पक्षपात कर रहा है, किसमें, लिंगों में पक्षपात, भेदभाव कर रहा है वो, कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़के अच्छे कठिन कार्य कर सकते हैं, लड़कों से बाहर का कार्य कराना चाहिए, जबकि लड़कियों से घर का कार्य कराना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, ये सब लिंग पक्षपाती होते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश, बच्चे व्यवस्था। दोस्तों समावेशी शिक्षा कैसी होती है, क्या होती है, तो समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा उसे कहते हैं जहां पर सामान्य बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को, मंदबुद्धि बच्चों को, या फिर दृष्टि बाधित बच्चों को, श्रवण बाधित बच्चों को, जिसको सुनने में कठिनाई हो रही हो या फिर देखने में कठिनाई महसूस कर रहा हो या किसी शारीरिक विकलांगता के कारण कठिनाई महसूस कर रहा हो, उन सबको एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, यही बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है ना, बच्चे के, मैंने कहा ना शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।